हिंदुस्तान की आज़ादी में यूं तो लाखों लोगों ने आहुतियां दी है, पर कुछ नाम ऐसे भी हैं जो युवाओं को आज भी प्रेरणा देते हैं, जिनका नाम लेने से ही युवाओं के शरीर में खून का संचार हो जाता है, रगों में खून दौड़ उठता है, कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखता है युवाओं में। ऐसा ही एक नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, जय हिंद जैसे नारों से युवाओं को मार्गदर्शन करने वाले और हिंदुस्तान की आज़ादी में एक अहम रोल निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ दोस्तों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती है। पूरा देश आज उनकी जन्म जयंती मना रहा है और नेताजी की जन्म जयंती पे ही मैं भी आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा उनके बारे में आप तक पहुँचाऊँ, जो शायद आपके लिए नया हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अड्डा। क्या ये वो भारत है जिसकी नेताजी ने परिकल्पना करी थी? क्या नेताजी भारत को देना चाहते थे और क्या उन्होंने भारत को देने की कोशिश की? आज जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। सबको पता है शुरुआत में क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पे ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा। आज़ादी में नेताजी का कितना अहम रोल है ये भी सब जानते हैं, युवा भी जानते हैं। बस हमें अपनी बात युवा तक पहुंचानी है और युवा जान रहे हैं। और देखिए देश की विडंबना देखिए दोस्तों, इतने सालों बाद भी, इतने दशक गुजर जाने के बाद भी एक व्यक्ति निकलता है बाहर, नेताजी के बारे में पूछता है कि वो क्या हुआ। फिर एक व्यक्ति निकलता है, नेताजी के बारे में पूछता है कि क्या हुआ। देश आज भी उनके बारे में जानना चाहता है। सोचिए वो कितनी बड़ी शख्सियत होगी। ऐसे तो आज़ादी में काफ़ी लोग थे, पर आज भी जिसका रहस्य दबा हुआ है, जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, वो नेताजी है। सब जानते हैं देश को आज़ादी कैसे मिली, किसने दिलाई, किसने नेताजी के बढ़ते कद को किससे खतरा था, किसने नेताजी को दबाने की कोशिश करी, कैसे क्या हुआ। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। नेताजी ने कहाँ से उड़ान करी, कहाँ उन्हें जाना था, कहाँ पे उनका प्लेन क्रैश हुआ, वो क्यों जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, सबकी थ्योरी अलग अलग है। किसी की एक थ्योरी, सिंगल थ्योरी नहीं है कि जिसकी मैच हो जाए। क्यों? क्योंकि सब ने उस चीज को कभी उजागर करने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की, ना सरकारों ने, ना कभी किसी और ने। परंतु साल बदलते गए, नए नए युवा आते गए और बहुत से लोगों ने इसमें बहुत कुछ हासिल कर लिया है। दोस्तों, मैं ज़्यादा और आपका ध्यान ना लेते हुए और ज़्यादा समय ना लेते हुए, ये सबको पता है कि आज़ाद हिंद फौज का भारत की आज़ादी पर कितना अहम रोल है। देखिए, दुश्मन, ये नेताजी के वाक्य ही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सोचिए उनकी क्या उस टाइम पे कूटनीति होगी। उन्हें भारत से बहिष्कार कर दिया गया था, कांग्रेस पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया था। अच्छा, मैं आपका ध्यान एक छोटी सी बात पे ले जाना चाहूंगा कि 1939 में जब ये उन्होंने, गांधी जी भी कह रहे थे चुनाव मत कराओ, उन्होंने चुनाव करा दिया और वो चुनाव जीत भी गए। सोचिए एक आदमी जो गांधी के कहने के बावजूद चुनाव करा रहा है, वो जीत भी रहा है, तो कांग्रेस को तो खटका होगा कि भैया ये आदमी बहुत बड़ा बनेगा, इससे खतरा है। उनको साइडलाइन किया। जब उस व्यक्ति को लगा कि देखिए हमें देश की आज़ादी चाहिए, वो किसी भी रूप में हो, मकसद हमारा एक है,
उस व्यक्ति ने क्या सोचा, वो कैसे 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 करके बाहर गया। उसे पता था कि ये विश्व युद्ध चल रहा है और ब्रिटिश का जो दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वहां तक पहुंचा। अपने उन ब्रिटिश के जो दुश्मन देश थे उन तक पहुंचा, उनसे मदद मांगी। पर कोई देश किसी भी एक गुलाम देश के व्यक्ति को मदद क्यों पहुंचाएगा? अगर सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास गए थे ये बोल के, जी मेरा गुलाम देश है, मेरी मदद करो, मुझे आजाद कराओ, हिटलर क्यों मिलेगा उनसे? सुभाष चंद्र बोस के अंदर कुछ तो बात होगी जो हिटलर ने उसकी मदद करी। सोचो, विषय सोचने का है। एक व्यक्ति देश से बाहर जाके आजाद हिंद फौज खड़ी कर देता है। सोचो, वो व्यक्ति अगर यदि देश में होता वो क्या कर देता? वो व्यक्ति अगर देश का प्रथम प्रधानमंत्री होता, और वो प्रथम प्रधानमंत्री है भी हमारी नजर में, तो सोचो वो क्या कर देता। उसी व्यक्ति ने बोला था पूर्ण स्वराज्य। उसकी थ्योरी में कहीं डिवाइड नहीं था, कोई पार्टीशन नहीं था, पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। वो तो सत्ता के कुछ लोभियों ने कि ठीक है, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, तोड़ो, इस पे तुम राज करो, इस पे हम राज करें, बस सत्ता भोगनी थी। पर नेताजी के जहन में ऐसा कहीं नहीं था। वो क्या हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारे विचार है दोस्तों। बस अब हमें नेताजी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक अपील करनी चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देख के जितने से ज्यादा शेयर कर सकते करिए। अब हमें युवाओं को एक मुहिम चलानी पड़ेगी जिसमें हम नेताजी का न्याय मांगेंगे। देखिए, अभी हाल ही में सरकार ने कुछ फाइलें सार्वजनिक करी है, परंतु कुछ फाइल नेताजी से जुड़ी फाइल सार्वजनिक नहीं है। अब बात करता हूं दोस्तों नेताजी के बारे में। जब मैंने ये वीडियो बनाना चाहा तो उनके बारे में जब मैंने रिसर्च किया, सोचा, तो जो जो बातें सामने निकल के आई ना, आदमी का सर चकरा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मतलब वो ऐसी शख्सियत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्सियत है। देखिए, अब मैं, कोई कहते हैं कि वो उनका प्लेन क्रैश में मर गए। हमारे यहाँ पे बहुत सारी कमीशन की थ्योरी चली, मुखर्जी कमीशन की अभी लास्ट में जो थ्योरी चली थी उनकी चली, उन पे जो बनाते हैं। मुझे जो लगता है, मैं आपसे बस वो बातें करूंगा। पिछला बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे एक बहुत बड़े लेखक है अनुज धर, उन्होंने नेताजी के बारे में जो किताबें लिखी है, नेताजी के बारे में उन्होंने जो बोला है, वो मतलब पूरा उजागर कर दिया है। सरकार को उनका जवाब देना चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी बात पर आता हूं। जो बात मुझे मेरे जहन में है और जो मुझे लग रहा है नेताजी के बारे में मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, वो ये है कि मैं देख रहा था, आपने सुना होगा गुमनामी बाबा। गुमनामी बाबा का जिक्र 1985 18 सितंबर को सबसे पहले मीडिया में आया कि अयोध्या फैजाबाद, जो आज पहले फैजाबाद थी, जो अयोध्या है, कि वहां पे कोई गुमनामी बाबा है और वो मर गए हैं। लोगों ने उनका अंतिम संस्कार भी किया, ये हुआ वो। जब उनका कमरा खोला गया और जो वहां से 24 संदूक निकले, उन बक्सों में से जो सामान निकले, तब सरकार का और प्रशासन का ध्यान गया। तब जाके खबरें बाहर निकल के आई कि गुमनामी जो बाबा यहाँ पे रह रहा था, ये असल में कोई और नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। लगी ना दिलचस्प कहानी, लगी ना? सोचिए। तो फिर उसके बारे में जब रिसर्च किया गया, वहां के लोकल अखबारों ने लिखा उस पे। अच्छा, मजे की बात है कि जब वहां पे जो सामान निकला, 24 बक्सों में क्या क्या सामान निकला। 24 बक्सों में घड़ी निकली हाथ की, ब्रिटिश मतलब
ब्रांडेड घड़ी, टाइपराइटर निकला, दूरबीन निकली और हजारों ऐसे पत्र निकले जो नेताजी से जुड़े हो सकते थे। किताबें निकली और नेताजी के माता पिता की फोटो निकली। आजाद हिंद फौज की वर्दी निकली और बहुत से ऐसे दस्तावेज जो नेताजी से जुड़े हुए थे। अब उन्हें जांचने के लिए प्रशासन ने और सरकार ने नेताजी की भतीजी को कलकत्ता से बुलाया। नेताजी की भतीजी आई और उन्होंने बोला, हाँ ये मेरे काका की है, यानी कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही समान है। तो मतलब क्या हुआ कि वहां पे नेताजी रह रहे थे। अब चारों तरफ हलचल थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस सामान को सुरक्षित रखने के आदेश दिए और उसको एक म्यूजियम में रखने के आदेश दिए गए थे। वो आज भी सामान म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। अब जो व्यक्ति वहां रह रहे थे, जब इसकी मतलब ये अनुज धर की किताब में है, आप देखिए उनको, अनुज धर को फॉलो करेंगे, आप उनको पढ़ेंगे तो पता चल पाएगा आपको कि वो कितनी डिटेल तक वहां पे गए। देखिए कोई व्यक्ति, कोई फकीर व्यक्ति, कोई बुजुर्ग व्यक्ति जगह बदल बदल के रह रहा है। वो 6 महीने यहाँ रह रहा है, 6 महीने वहां रह रहा है, लोगों को शक होता है उस पर तो वो अपने जगह चेंज कर देता है। सोचिए वो 22 बक्से और 24 बक्से कैसे उठा के चलते होंगे, कैसे कैरी कर रहा होगा उनको। और उनकी यहाँ तक भी कहा गया कि वो अपने जो भी उनके पास सेवादार थे, नौकर चाकर थे, वो 6 महीने के अंदर उन्हें बदल देते थे। हर जगह, हर एक नई जगह जाते थे और ज्यादा समय ना बिता के वो वहां रहते थे। पर फैजाबाद में उन्होंने अपने अंतिम दिनों को गुजारा और करीब 2.5 साल फैजाबाद में वो रहे। अब देखा गया कि भाई सुभाष चंद्र बोस इतने दिनों से यहाँ कैसे, किसी को पता क्यों नहीं चला। जब डिटेल में लोगों को पूछा गया, तफ्तीश से इसकी खबरें निकालनी स्टार्ट की गई, तो पता चला, लोगों को शक हो जाता था कि ये नेताजी है। और वो कभी कभी हिंट भी दे देते थे कि ये नेताजी है, पर कभी किसी के सामने नहीं आए। उन्होंने अपना चेहरा नहीं बनाया। आप इंटरनेट पे एक फोटो देखेंगे, गुमनामी बाबा, जो कि बड़ी दाढ़ी है और हूबहू नेताजी से मिलता जुलता है। जो लोग नेताजी के पड़ोस में, जैसे किराए पे रहते थे, पड़ोस में रहते थे, कोई बच्चा है, कोई औरत है, कभी किसी ने देख लिया, कभी किसी ने कुछ देख लिया, थोड़ा थोड़ा देख के फिर उन्होंने बताया कि भाई उनके मरने की बात बता रहा हूँ, ये मरने की बात, कि यार वो व्यक्ति ऐसे दिखते थे, ऐसे दिखते थे। तो फिर एक पेंटर को बुलाया गया, तो हाँ वो उनकी ऐसी हूबहू शक्ल बना दी और फिर उनसे कहा गया कि ऐसा थे, तो उन्होंने बोला हाँ यस ऐसे ही थे। तो बस उस फोटो को गुमनामी बाबा का रोक दिया गया। बाकी किसी ने कोई भी नहीं कह सकता कि मैं गुमनामी बाबा को देखा। इवन वहाँ के जो मकान मालिक भी रहते थे वो भी यही कहते थे कि हम उनसे कभी मिले नहीं, बस एक दूरी मेंटेन करके रखते थे और बात करते थे। मेरा सवाल बस इतना सा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते थे, जो वहाँ के लोकल जो वहाँ के है नागरिक, वो ये कहते थे कि उनसे कभी कभी जब हमें शक होता था कि एक संदिग्ध रह रहा है, एक अजनबी बन के रह रहा है, तो कभी कभी लोकल पुलिस भी आती थी और लोकल पुलिस अंदर आती थी और थोड़ी देर में चुपचाप चले जाते थे। ये उस बाबा की पावर को बताता है। कभी कभी ये भी बात उस मतलब तथ्य यहाँ तक भी पाए जाते हैं कि उनसे मिलने बाहर के लोग भी आते थे और वो रात के अंधेरे में आते थे। सब लोगों का टाइम फिक्स था कि आप इस दिन आएंगे, इतनी तारीख को आएंगे, ये तब आएंगे, ये सब फिक्स था। एक मकान मालिक का मैंने इंटरव्यू देखा, वो कह रहा था कि मेरा मंगलवार का दिन तय था और मैं मंगलवार को दिन जाके भगवान जी, उनका नाम भगवान जी था, मैं भगवान जी से मिलता था। तो अब ये मुझे बताइए कि मुझे सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं जानना है, ठीक है, आपकी थ्योरी मान ली मैंने कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मारे गए। मुझे जानना है कि गुमनामी बाबा कौन है।
गुमनामी वाले बाबा के पास आजाद हिंद फौज की वर्दी क्या कर रही थी? उनके पास ब्रिटिश मेड, इंग्लैंड मेड का टाइपराइटर क्या कर रहा था? उनके पास जर्मनी की दूरबीन क्या कर रही थी? उनके पास इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस की माता पिता की फोटो उनके पास क्या कर रही थी? बहुत सारी किताब जो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई थी उस वक्त, जो आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने भी बताया कि हाँ ये किताबें बोस पढ़ते थे, वो किताबें उनके पास क्या कर रही थी? और भगवान जी, जिसे हम गुमनामी बाबा कहते हैं, वो व्यक्ति कौन थे? क्या सरकार के पास इतनी भी इंटेलिजेंस नहीं है कि वो उस गुमनामी बाबा का पर्दाफाश कर सके? अगर सरकार इस गुमनामी बाबा को भी छुपा रही है तो मैं तो समझूंगा कि वो सुभाष चंद्र बोस को छुपा रही है। सुभाष चंद्र बोस बाहर आ जाते तो किसको बड़ा खतरा था? ये देश जानेगा और जानने की कोशिश करेगा। एक बात और मुझे निकल के सामने से आई दोस्तों, मैं आपसे बताता चलूं कि गुमनामी बाबा के पास जो पत्री मिली, उसमें जो चिट्ठियां मिली, उसमें कभी कोई नाम, जैसे कि हम किसी को चिट्ठी देते हैं ना, जो एक संबोधन करते हैं कि भाई हम फला फला नाम डाल के चिट्ठी देके उसको संबोधित करते हैं, उन चिट्ठियों में कभी उन्हें कभी किसी ने महोदय बोला, श्रीमान बोला, भगवान जी बोला, पर उनका करेक्ट नाम किसी ने उन चिट्ठियों में नहीं लिखा। यहां तक सुनने में आया कि उनके पास अभी तक 85 से और 77 से अभी तक केंद्र सरकार के अधिकारी भी उनसे मिलने आते थे। चौधरी चरण सिंह उनके बारे में जानते थे। अच्छा, अभी हाल ही में मैंने अनुज धर का नाम लिया, उन्हीं को मैंने सोचा कि उन अनुज धर किसी विटनेस हो रही थी, किसी उसको लेके, भगवान जी को लेके, गुमनामी बाबा को लेके, तो वहां पे हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की भी कोई विटनेस थी। तो प्रणब मुखर्जी एक व्यक्ति ने फिर जिस फैजाबाद में गुमनामी बाबा ने अपने 2.5 साल, अंतिम 2.5 वर्ष बिताए, उन व्यक्ति ने उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी को लिख के पूछा कि साहब आप उस वक्त यहाँ पे फैजाबाद यहाँ पे आए थे गुमनामी बाबा से मिलने, आप मुझे बताइए कि आप क्यों मिलने आए थे, आपका क्या कारण था? उस व्यक्ति का, उस मकान मालिक का, यहाँ पे गुमनामी बाबा रहते थे, जिन्होंने प्रणब मुखर्जी को ये पत्र लिख के पूछा है, उनका सफा इंटरनेट पे वीडियो भी पड़ा है। उन्होंने बोला कि प्रणब मुखर्जी ने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के उस टाइम के जो बड़े लीडर थे वो इस बारे में जानते थे, और प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के बड़े लीडरों में से है। हैंड राइटिंग मिला ली गई। हैंड राइटिंग मतलब अमेरिका तक हैंड राइटिंग चली गई। ये अलग से सोच लिए हम लोगों ने, हम जो जैसे युवा थे ना, जो जिनकी पागल खोपड़ी होती है, सरकार ने नहीं किया, कुछ संगठन मिलके उसको करवाया, हैंड राइटिंग भी मिलवाई, वो मैच हो गई। बस डीएनए मैच नहीं हुआ, जो एक दांत मिला था वहां से, वो दांत मैच नहीं कर पाया डीएनए की रिपोर्ट पर। क्या वो उस पर यकीन किया जा सकता है? वो भी हिंदुस्तान में, जहां पे एक व्यक्ति के 4 आधार कार्ड है, उस हिंदुस्तान में आप कैसे यकीन कर पाएंगे कि ये वो डीएनए रिपोर्ट सही होगी? आप उस हिंदुस्तान ने तो शायद कभी ये कोशिश भी नहीं की होगी कि जापान के टेम्पल में नेताजी की अस्थियां रखी हुई है, रेमोजी टेम्पल में, क्या वहां से उनकी वो डीएनए नहीं करा सकते उनके परिजनों से? पर हिंदुस्तान ने, मुझे तो लगता नहीं कि हिंदुस्तान ने कभी ऐसी कोशिश की भी होगी। बहुत सारी बातें दोस्तों, नेताजी की बातें इतने भर से खत्म नहीं होती है। मन तो बहुत था कि नेताजी के बारे में और आपको बताता चलूं, पर समय की कुछ पाबंदियां होती है। उम्मीद करता हूं कि मेरी द्वारा पहुंचाई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी,
और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखे, खुश रहे, स्वस्थ रहे और नेताजी के आदर्शों पर चलते रहे। भारत को एक नया राष्ट्र बनाते चले। देश की सोचे, दुश्मन अपने आप पीछे हट जाएंगे। जय हिंद।